तो सबसे सबसे पहले आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शुभमा सिंह आप सभी को आज इस सेमिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो सेमिनार हमने रखी है कि इसमें हम नए-नए जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप सभी को जो आप सभी अपने साथ जानकारी या ज्ञान रखते हो, हमारे संग शेयर कर सकते हैं और हो सकता है थोड़ा ज्ञानवर्धन आपका होगा, हमारा होगा, उसमें कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया। पहला वेबिनार है, कोशिश करते हैं कि अच्छा करेंगे और आगे भी कोशिश रहेगी कि इससे और बेहतर कर सकें। अगर कोई गलती होती है इसमें, कुछ अगर हमारी मिस्टेक आपको लगती है, ज़रूर करेक्ट कीजिए। इसमें कोई शर्माने वाली बात या झिझकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो नाउ आई एम पास ऑन टू मयंक सर। वो अपना सर आप अपनी तरह से शुरू कीजिए, फिर कनेक्ट करते हैं। मयंक सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो, हाँ, सभी को सर आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। So hello everyone, Jai Bhim, Namo Buddhaya. Welcome to all this wonderful webinar session that we are having today. And we thank you all to participate in this webinar session and to give your auspicious presence in this very first webinar session today. Firstly, I would like to congratulate you for this improved digitization of club. जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो क्लब है एक रूम से शुरुआत हुई थी उसकी, और आज इतना डिजिटली हम लोग हो गए हैं इसमें, तो ये काफी खुशी की बात है हम सबके लिए। तो इसके लिए आई वुड लाइक टू गिव extend my felicitations to Sati Shubhma especially for working so hard to make it possible. And not just this, our club has also I think reached to many parts of India, especially the website and our social media pages in the last few days have seen followers from South India, from Northeast India, from Maharashtra, from different parts of India. So in this in the last the online events that we organized, such as Bhimotsav and even the Buddha Jayanti, in that also we saw that there were the participants from all across the India. Okay, so I think this is really a moment of a huge pride and celebrations for all of us, who the members of Jagriti Club, because एक यही बात आती है कि हमेशा कॉलेज से शुरुआत हुई थी और आज इतने बड़े लेवल पे आ चुकी है बात, तो डेफिनेटली इट्स मोमेंट ऑफ प्राइड। इसके अलावा आई थिंक रिसेंटली वी आल्सो डोनेटेड 3,000 rupees in for migrant workers, which is I think a very good task done by all of us. And even just before yesterday also, we distributed glucose and some water, for the migrant workers who are are forced to walk thousands of kilometers in this scorching heat. So I think because these are the people who are the marginalized group, जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। गवर्नमेंट्स भी उनके बारे में जब पॉलिसीज बनाती हैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। तो आई थिंक उनके लिए काम करने में बहुत ही अच्छा लगता ही है। एंड फॉर दिस आई वांट टू थैंक साथी मोहित एंड साथी आलोक सर, जिन्होंने इतनी भीषण गर्मी में जाकर के उनको ग्लूकोज और पानी बांटा था। तो आई थिंक ये बहुत परोपकार का काम है, और इनफैक्ट जो हमारा बाबा साहेब है उनकी जो फिलॉसफी है और हमारे क्लब का जो कोर आइडिया है, दैट पे बैक टू सोसाइटी, उसको उन्होंने पूरी तरीके से फॉलो किया है, और ये हमारे लिए वास्तव में एक बहुत गर्व वाली बात है। और खैर ये तो रही क्लब की बात, और अभी हम देखना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हमारा वेबिनार सेशन है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि इसमें देखिए हमारा जो क्लब है उसमें हमेशा से एम्फेसिस रहा है दैट वी शुड हैव अ बुक रीडिंग सेशन, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जान सकें, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, या जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पे, ऑपरेशन पे, एक्सप्लॉयटेशन पे हमेशा से काम किया, उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। ये हमारी कोशिश हमेशा से रही है। और ये जो वेबिनार सेशन हम लोगों ने रखा है, ये भी इसी उपलक्ष्य में रखा है कि हम जो हमारे लीडर्स हैं उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, बिकॉज़ हिस्ट्री में उन्हें इतनी जगह नहीं दी जाती है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि जो हमारा इतिहास है वो उन्हीं लोगों द्वारा लिखा जाता है, उन्हीं ब्राह्मणिकल प्रीचिंग से लिखा जाता है, जिन्होंने हमें ऑप्रेस किया, एक्सप्लॉइट किया थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो वही हमारा इतिहास लिखते हैं। तो उसमें हमारे लोगों को जो जगह नहीं दी जाती है, तो इसीलिए हमने ये वेबिनार सेशन रखा है ताकि हम उन लीडर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें।
और जैसे कि हम जानते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, एक बहुत ही यूनिक है इंडिया के लिए। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है केवल कास्ट बेसिस पे नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो कास्ट बेसिस पे ना होने का इसके अलावा जो है रेस होता है या जेंडर होता है, इस बेसिस पे भी बहुत सारा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमारा जो यहाँ पे पूरी जो बात रही है वो यही है कि हम इस वेबिनार सेशन में एक अटेम्प्ट करें, वी विल ट्राई मेकिंग एन अटेम्प्ट in this webinar session to read more about such leaders who have worked not only on caste discrimination but also on racial and gender discrimination, and not just in India but in their respective countries. और अंत में मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना वायरस है, ये सब है, इसके बाद भी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज की है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे मैं साथी शुमा से बोलना चाहूँगा कि वो जो वेबिनार सेशन है उसको थोड़ा कंटिन्यू करें और आगे की जो भी कार्यवाही है उसे पूरा करें। Now, before starting this session, let me introduce to you all to the speakers of the webinar today. We have Dharmen Singh and the founding father of our club, and Mr. Shivam Gautam, Rishikesh Nagwane, and Dhruv Singh, Vijay Kumar, Mohit Singh, and Akash Gautam is not with us now in the webinar. He will join us later in the next session, most probably. So in this session, we will throw the light upon the lives of the following personalities, such as Ruby Bridges, Rosa Parks, Caesar Chevas, Sojourner Truth, Dalai Lama, Nelson Mandela, Baburao Bagul, Rettemalai Srinivasan, and Harriet Tubman. So now I will start finally. Now I would like to ask Mr. Dharmen sir to start with the well-known personality. We can say who work for the blacks and fight for their rights in the American society, also known as we can say the lady who fought for the black activist as a black activist in America when the slavery is at the highest point in America. So I pass on to Mr. Dharmen sir to speak on this topic. Please, Dharmen sir, you can start your camera and unmute yourself. Am I audible to Dharmen sir? Yeah. Yes, Suma, you are audible. Sir, can you please start with the Sojourner Truth? We would like to hear about from you about her. Yes, please. Yeah. So first of all, Javin Sathiyo. Today I will start Javin. The topic is Sojourner Truth. So Sojourner Truth was a very great social reformer, you can say, as she fights against the slavery system that is running in the American countries. She was her life is full of struggle as she was separated from his brother, sisters, and later she was also separated to his son also, and after that she get her with the help of the government of the American government, and so we are saying from starting to end of her life there is very much struggle, and she fight for the human rights and the social rights. So we can say that the life of the Sojourner Truth is full of hope. At every step of life, she was badly treated and humiliated. She was not considered as even a human. She was just a cattle people in that sense. But she never leave the hope. So we can say that Sojourner Truth is
we can learn from the Southern truth how in a very bad circumstances we should not leave the hope. So that's the things about the Southern truth. Thank you. Thank you very much, sir. I would like to say that anyone else who want to speak on this topic, some more information other than this that the sir has told us, anyone else want to speak on this topic can comment your name, or we should start with uh, another topic, another personality. Anyone interested? So if you anyone interested can comment your name. We can call you later also in the last of the session. There's no problem of time. So next I would like to call Mr. Shivam Gautam to speak on the famous personality of South India who worked as a scheduled caste activist known as Rettamalai Srinivasan. Okay, Shivam. Jai Bhim, I am Nama Buddhaya to all of you. I am going to discussing about Rattamalai Srinivasan. So I am going to brief biodata of Rattamalai Srinivasan. Born 7 July 1859 in village Kachiyalam, Kachipuram district, Madhya Pradesh Presidency, India, and father name Rattamalai. And about the education of Rattamalai, he graduated Bachelor of Law at Coimbatore Government Arts College, and also he was considered as the first graduate among the scheduled caste. And occupation about the Rattamalai Srinivasan is lawyer and journalist, and someone knows as depressed caste activism. So I am going to about discussing initial stage of activism. He was served as a president of the Scheduled Caste Federation Madras and Madras Provisional Depression Caste Federation. And also he organized a meeting on December 23, 1893 at Western Missionary Hall in Madhya Pradesh against the Congress presidency, and demanding that Indian civil services examination should be conducted also in India. And he opposed the move and said that if caste Hindus become civil servants, they will be suppressed the poor depression caste. And in October 1893, he founded a Tamil newspaper at the age of 32 called Prayan, which highlighted the suffering of the depression classes, who was later classified as a scheduled caste. And also in October 21, 1898, he submitted a petition to the government how the children of the depressed classes were denied admit in private schools and many schools. Hmm. Now I'm going to discussing about the relations between the Gandhi and working experience of Rattamalai with the Gandhi. Hmm. Srinivasan said that the opportunity to listen to Gandhi talk in Jakirabad in Eastern Africa in 1902, but meet him at Phoenix in South Africa during 1906. He worked as a translator in a South Africa court when Gandhi was practicing there as an advocate, and he was instrumental in Gandhi putting his signature in Tamil Nadu as Mohan Chand Karamdas Gandhi. And he met Gandhi thrice at Yandra jail on the Pune Pact issues through critical of his hand on issues of the untouchability and religions-based reform and separate electorates. He stated that Gandhi is a great soil on the behalf of depressed classes and collected lakhs of rupees and had spent them on the education of their children and fought so many years to incredited untouchability, but was not able to change the heart of the caste Hinduism. And now I'm going to discussing about the working experience with Ambedkar of Rattamalai. Srinivasan worked closely with Baba Sahib Ambedkar. He stated that both me and Ambedkar work as a nail and flesh. We both went as a representative of the depressed caste at the first and second round table conference in London in 1930 and 1931, fought for their political rights and depressed caste. In August 1930, Rattamalai Srinivasan as the president of Madras Provisional Depressed Classes Federation depressed. The idea of reservation is joint electorates and categorized preferred separate
electorates and insists the representation should be on the basis of their numerical strength and disability faced by them in the religion. In 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 November 1930, Rettamalai Srinivasan also with Ambedkar. In November 30, Rettamalai Srinivasan also with the Ambedkar. Uh, or an opportunity to represent the interest of the different classes. And now I'm going to discuss about the ideology of Rattamalai Srinivasan. Following Ambedkar discussion to the convert, Srinivasan issued a statement demanding him to reconsider him discussion. Like Dr. Bhimrao Ambedkar, he believed that the Gandhi religion's approaches would not be lead to material improvement of the depressed caste, but felt that realistic follower temples entry would definite improve the social status of depressed caste. During the roundtable conference, Srinivasan brought a significant publicity to the state of affairs. Can you audible me? Yes, you are audible. Hello. Yes, you are audible to us. State, uh, to the state of affairs for the Dalit when he refused to say King George with shaking hand publicly, he proclaiming, "And I am untouchable." And now I'm going to discuss about the honors of Tamalai Srinivasan. The central government issues a commercial stamp in 2000 and Mani Mandrapuram has been elected for Rettamalai Srinivasan in Gandhi Mandapam campus in Chennai, and he was honored as a Dravid Mani in the year of 1940, President by Rajaji in the presence of Trivika. And in 2020, the government of Chennai announced that birthday of Retta Malai Srinivasan will be celebrated as a government function in honor of his servant. Thank you. Very much thank you, Shivam, for sharing your views on the Rattamalai Srinivasan and facts about him. So, we are passing to next personality. So we have Dhruv here. Dhruv, am I audible to you? Yes, sir. So Dhruv, please, I would like you to start your topic that you are going to speak about and share your views about the personality that you have selected to speak on. Now I pass on to you. Okay, sir. I'm talking about Ruby Bridges. Am I audible? Yes, you are audible. At the age of 6, Ruby Bridges advanced the cause of civil rights in November 1960, and she became the first African American student to integrate an elementary school in the South. Born on September 8, 1954, Bridges was the oldest of 5 children for Lucille and Owen Bridges, farmers in Taylortown, Mississippi. When Ruby was 2 years old, her parents moved their family to New Orleans, Louisiana, in search of better work opportunities. Ruby's birth year coincided with the U.S. Supreme Court's and landmark ruling in Brown v. the Board of Education of Topeka, Kansas, which ended racial segregation in public schools. Nonetheless, Southern states continued to resist integration, and in 1959, Ruby attended a segregated New Orleans kindergarten a year later. However, a federal court ordered Louisiana to desegregate. The school district created entrance exam for African American students to see whether they could compete academically at the all-white school. Ruby and 5 other students passed the exam. Her parents were torn about whether to let her attend the all-white William Frantz Elementary School. A few blocks from their home, her father resisted, fearing for his daughter's safety. Her mother, however, wanted Ruby to have the educational opportunities that her parents had been denied. Meanwhile, the school district dragged its feet, delaying her admittance until November 14. 2 of the other students decided not to leave their school at all. The other 3 were sent to all-white McDonogh Elementary School.
Ruby and her mother were escorted by 4 federal marshals to the school every day that year. She walked past crowded screaming, viscous slurs at her. Underrated, she later said she only became frightened when she saw a woman holding a black baby doll in a coffin. She spent her day in the principal's office due to the chaos created. Angry white parents pulled their children from school. Ardent segregation withdrew with their children permanently. Barbara Henry, a white Boston native, was the only teacher willing to accept Ruby, and all year she was a class of one. Ruby ate lunch alone and sometimes played with her teacher at recess, but she never missed a day of school that year. While some families supported her bravery and some Northerners sent money to aid her family, others protested throughout the city. The Bridges family suffered for their courage. Owen lost his job, and grocery stores refused to sell to Lucille. Her share, her sharecropping grandparents were evicted from the farms where they had lived for a quarter century. Over time, other African American students enrolled. Many years later, Ruby's before Nancy would also attend in 1964. Artist Norman Rockwell celebrated her courage with a painting of that first day entitled "The Problem We All Live With." A lifelong activist for racial equality in 1999, Ruby established the Ruby Bridges Foundation to promote tolerance and create change through education. In 2000, she was made an honorary deputy marshal in a ceremony in Washington, D.C. She wrote 2 books, The Education of Ruby Nell and uh, the book Who's Who Among African Americans. 2008 में इसका 21st एडिशन आया था. That's all. Okay, thank you, Dhruv, for speaking, sharing with us with the views of the Ruby Bridges. Now, I would like to welcome Rishikesh Nagdwane. Very warm welcome and good morning to you. We would like to speak. We would like you to speak on the topic Baburao Babul. You are going to speak on. So, am I audible to you, Rishikesh? Yes. Jagrat, hello. If it is possible, I can speak at last. Okay, that's fine. That's no problem. So Okay, next we have Vijay Kumar. Vijay, am I audible to you? Vijay? Okay, Vijay. Jai Bhim, Vijay, and we would like you to share your views on your famous personality that you've chosen to speak on. So I will pass on to you. Now start. You can start, please. First of all, Jai Bhim to all of you. I am Vijay Kumar. I will talking about greatest personality रोजा पार्क्स. मैं इनके बारे में बताने से पहले इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा. उनमें एक जिद्दी धुन थी. वह अपने फैसले पर अडिग थी. वो उनके साहस व शक्ति सराहनीय थी. साथियों, हम रोजा पार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं. वो इंडिया के नहीं बल्कि एक अमेरिकी एक्टिविस्ट थी. साथियों, जैसा कि महेंद्र सर ने बताया था कि ये जो जाति या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है सिर्फ कास्ट के बेसिस पर नहीं होता है. यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सिर्फ कास्ट के बेसिस पर नहीं होता है, बल्कि किसी भी लैंग्वेज या कलर के आधार पर भी होता है. तो साथियों, अमेरिका में जो था वहाँ पर कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था. वहाँ पर श्वेत और अश्वेत लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता था. उन दिनों एक मोंटगोमरी सिटी लॉ वहाँ पर लागू था. तो वहाँ पर ये था कि जो बसें होती हैं उनमें सीट के 2 भाग कर दिए गए थे. आगे जो श्वेत बैठते थे और पीछे अश्वेत. और जो रोजा पार्क्स थी वो एक अश्वेत थी.
तो वो भी एक साधारण महिला थी। वो शुरू से कोई बड़ी ऐसी बड़ी एक्टिविस्ट नहीं थी। वो एक डिपार्टमेंटल शॉप में काम करती थी और उनका अपना रोजमर्रा की तरह वो अपने बस में बैठ करके घर को जाती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसी घटना घटी जो पूरे इतिहास को बदल दिया। रोजा पार्क्स अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन उस टाइम जो बस में भीड़ है वो बढ़ने लगी। श्वेत लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ गई थी। तो जो बस का ड्राइवर था उसने जो लाइन थी श्वेत अश्वेत को बांटने के लिए, उसने अश्वेतों की सीट की तरफ एक लाइन बढ़ा दिया, जिससे जो एक सीट पर 4 अश्वेत बैठे थे उन्हें उस सीट से उठना पड़ता था। तो ड्राइवर उन लोगों के पास गया, उन्होंने बोला कि आप लोग 4 लोग से बोला कि आप लोग अपनी सीट छोड़ दीजिए, जिसमें से 3 लोगों ने सीट छोड़ दिया। लेकिन जो रोजा पार्क्स जो चौथी महिला थी वो एक रोजा पार्क्स थी, तो उन्होंने वो सीट को नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि मैं इसे जरूरी नहीं समझती। तो जिसकी वजह से उस ड्राइवर को पुलिस का साथ लेकर के उनको जो है गिरफ्तार करवाया। जब उसने गिरफ्तार करवाया तो उस टाइम मार्टिन लूथर और ईडी निक्सन करके 2 एक्टिविस्ट थे, जो एक पार्टी का उन्होंने संगठन किया था। उसका नाम था नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल। तो उनको जब ये इसके बारे में पता चला कि किसी पास लेडीज को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इन श्वेतों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया है, तो उनके समर्थन में बहुत सारे लोग जिस जेल में वो बंद थी उसके सामने, यानी जहाँ पर उनकी सुनवाई होनी थी, वहां पर बहुत सारे भीड़ जमा हो गई, जिससे लेकिन जो कोर्ट है वो उनको बेगुनाह साबित नहीं करता है, बल्कि उन पर जुर्माना लगा देता है, जिससे भीड़ में आक्रोश थोड़ी और बढ़ जाती है और वहीं से ये आंदोलन चालू हो जाता है। और जब ये घटना लगभग 1 दिसंबर 1955 को हुई थी, जब रोजा पार्क्स को गिरफ्तार किया गया। 5 दिसंबर को उन पर जुर्माना लगाया गया था और 5 दिसंबर से लगभग 381 दिन तक, 1 साल तक ये आंदोलन बहुत आक्रोश के साथ चला, जिसमें बहुत से श्वेतों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। वो सड़क पर उतरकर सामने आ गए और जो टैक्सी चलाते थे श्वेत, उनकी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और ऐसे बहुत सारे तमाम मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा। और आखिरकार 1 साल के बाद 13 दिसंबर 1956 को सुप्रीम कोर्ट ने उस मोंटगोमरी सिटी जो कोर्ट बिल था उसको असंवैधानिक करार दिया और तब जाकर के उन्हें खास उस बस में कोई भी भेदभाव ना हो उसके लिए उस पर रोक लगाई। और इस तरीके से रोजा पार्क जो है उन्हें सिविल मूवमेंट का एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले और उन्हें यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी प्रोत्साहित किया है। और ऐसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारे इतिहास, जैसे महेंद्र सर ने बताया था कि जो हमारा इतिहास लिखा जाता है उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है और इनको कम उजागर करते हैं और इस तरीके से हमारे सामने वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो बस यही कहना था। जय भीम। Thank you, Vijay, for your speaking. Now we would like to say that anyone who wants to be interested in any other personality other than these that are provided given to you, you can say your name. We would like to hear from you at the last of the webinar. So I would like to call the next person, that is Mohit Singh, who would like to speak about Dalai Lama. So I will pass to Mohit Singh. Mohit Singh, I'm audible to you? I'm to wait for the Mohit, that Mohit is going to speak. Is he having a problem of network or what? So here, Mohit, am I audible to you? So is there a problem? It might be a problem of connection with Mohit. So we have so far we have discussed about say 4 to 5 personalities. So far we have discussed. So what was the main motive for discussing them? क्या हमारा उद्देश्य था? Is anyone having problem with Hindi or English is fine?
In which language I will continue? English or Hindi? So I will speak in English only, partially in Hindi if you want. So हमारा जो मोटिव मेनली था कि इस डिस्कशन को क्या रखना है, पर्सनालिटीज हमने चुनी है, 5-6 पर्सनालिटी चुनी गई हैं, तो उसका यही था कि हमें डिस्कस करना कि कैसे हम अपने जो भारत में ही नहीं, जो जहाँ भी अगर भेदभाव हुआ है, जिस तरह के भी, चाहे वो रेशियल हो, चाहे वो कास्ट जातिवादी हो, चाहे आपकी धर्म के उससे भेदभाव हो, उसके खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई है, उनकी विचारधारा को समझना, उनके स्ट्रगल को समझना, उन्होंने जो संघर्ष करा है उसे समझना मेन मकसद था। छोटी सी वेबिनार में हमारा ये कोशिश है कि हम जितने भी हो सके हम कोशिश करें जो अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम करा उन्हें जान पाए, उनका संघर्ष जान पाए। काफी हमें काफी लोगों ने पढ़ा, उन्हें समझ में आया कि हाँ भाई कहाँ कौन किस तरह से काम करा है अपने समाज के लिए, लोगों ने आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा मेन मकसद यही था। अगली ये पहली वेबिनार थी जागृति क्लब की तरफ से, तो कोशिश करी गई कि हम पहले ही इन्हीं रिफॉर्मर्स को उठाएं, उनके बाद उठाएं, इनको पढ़ें, जो इतिहास में सही, जैसे महेंद्र सर ने कहा कि जिन्हें इतिहास भुला देता है। तो अभी हम चाहेंगे कि अगली वेबिनार अगर हम करते हैं तो उसमें कोई और टॉपिक हम इस तरीके से उठा सकें कि एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड कोई टॉपिक उठा सकें। हम धीरे धीरे आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट में रहिए, आप हमें आपको बताते रहेंगे। तो now I would like to call Rishikesh. If you want, if you are prepared, you can speak now because we have no more left to speak. Okay. Jai Bhim, everyone. Jai Bhim. First of all, I would like to apologize because due to some reason I am unable to prepare for this, because yesterday I have gone for food distribution in railway station, Nagpur railway station. But I will try to wind up in 2-3 minutes what is in this book, When I Hide My Caste by Baburao Babugul. So first of all, this book is just a collection of short stories. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. So मैं वीडियो चालू करता हूँ. This is the book. You can see this. देख रही है? Yes. ये उल्टी दिखेगी. ये मराठी में है मेरे पास, क्योंकि ओरिजिनली मराठी में रिटर्न है ये. तो मेरे पास मराठी में इसका जेरी पिंटो ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, व्हेन आई हाइड माय कास्ट और व्हेन आई कंसील्ड माय कास्ट. सो दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, अगर साधारण भाषा में कहा जाए. और इसमें जो है 10 स्टोरीज है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है स्टोरीज अलग बट एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो इस जो पुस्तक में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी जो ऑपरेस क्लास की व्यथा है, जो पेन है ऑपरेस क्लास फेस करता है, या जो मार्जिनलाइज क्लास फेस करता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से इस पुस्तक में दिखाया गया है, मतलब लिखा गया है. वो जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा नहीं लगता कि ये किसी दूसरे की कथा है, हम खुद से कनेक्ट करते हैं. जब जो लास्ट चैप्टर है कि जब वो जाते हैं, वो उनकी खुद की ही कथा है लास्ट चैप्टर में, कि वो कैसे जात को छुपा कर रहते हैं बाबूराव बागुल. और फिर एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि वो रोक नहीं पाते और वो बताते हैं कि मैं इस कास्ट का हूँ, और उनके साथ जो कुछ भी होता है वो आक्रोश जताते हैं. खैर, तो सबसे वो तो आखिरी वाली शॉर्ट स्टोरी है. इसमें और भी है, जैसे काड़ो खाचे केदी. मराठी समझेगी क्या? No, we are not. We are not. Okay, yeah. English or Hindi Okay. will be fine. हाँ. English will be fine. Okay. नहीं, ये जो मेरे पास बुक है वो मराठी में, तो मैं कुछ 2-3 सेंटेंस पढ़ के बताने वाला था, बट इट इज फाइन. इन दिस book, there are certain incidents which shows the brutality of higher caste people or brutality of
the society. In this book, he very well plays the pain, the suffering of oppressed class, and he also feels. He also goes through that state when he has to face so many uh, s- so many things like casteism, exploitation, and even in his office, his lower than his uh, his fellow member, lower than him in a post, refused to give him a water bottle and everything. And you can see the pain in a cover, the depiction of artists in this cover book. I have this book. I have a cover of this book. I will show you. Here with you. Yeah. Just wait a minute. I have received this cover. Maybe it's I'm not record it. Yes. This is the. It is visible to everyone? This is the cover Yeah. of the that is speaking about. Yeah. तो इस जो पुस्तक में है कि एक रचना होती है, मतलब एक राइटर की रचना होती है, जैसे 50 शेड्स ऑफ द ग्रे में जो है राइटर का नाम क्या है, E.L. जेम्स ने जो रचना की है वो बहुत ही बेहुदा है, मतलब वो उसका इमेजिनेशन है जिसका सोसाइटी को कुछ मदद नहीं मिलती है कि क्या है, सिर्फ रोमांटिसाइज किया है या उसको सिर्फ फैंटेसीज को पूरा करने के लिए गया है। लेकिन इस पुस्तक में जिस प्रकार से लिखा है बाबूराव बागुल ने, वो समाज में कहाँ असली जगह समस्या है, whether it is when he writes about prostitute or any other personality in this book, तो वो बताते हैं कि असल में जो है समाज में कहाँ कीड़ लगी हुई है, मतलब कहाँ समस्याएं है। कई उन पर आरोप है कि उनकी जो भाषा है बहुत ही बेहुदा है और बहुत ही भद्र है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप एहसास करोगे कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक पढ़ने के बाद ये हमारे समाज के मोस्टली लोगों की व्यथा है, और इसको काफी अच्छे तरीके से बाबूराव बागुल ने जो है डिपिक्ट किया है बाय हिज ओन वर्ड्स। तो ये जो व्यथा है, और सिर्फ व्यथा नहीं दिखाई है कि किस तरीके से व्यथा है, वो जब आप पढ़ने के बाद आपको डर भी लगेगा। हॉरर बुक में नहीं लगेगा उतना डर, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लगेगा कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि हम जो है सिटीज में रहकर उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो यही सब कुछ है इस पुस्तक में, और हर किसी ने पढ़ना चाहिए, मुझे ये लगता है। थैंक यू। थैंक यू ऋषिकेश। हाँ, बुक मैंने भी इसका रिव्यू देखा था, लेकिन बुक बहुत अच्छी है, बुक रिव्यू में है। और अगर हम बाबूराव बागुल के बारे में पढ़ें तो उनकी पर्सनालिटी, जीवन भर का संघर्ष बहुत ही प्रेरणादायक रहा है कि किस तरीके से समाज का एक आदमी अपने उठकर इतना संघर्ष करता है, समाज के सामने अपने आप को फेस करता है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा जरूर पढ़ें इस किताब को। अगर मुझे PDF मिलती है तो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू ऋषिकेश। अभी अगर आगे हमारे पास अभी कोई स्पीकर है नहीं, अभी कमेंट में किसी ने कहा था कि अंकित, आई थिंक अंकित कुमार, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन नेल्सन मंडेला? यस सर। ओके, नाउ यू हैव द फ्लोर, स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। सबसे पहले फॉर रेस्पेक्टिव सर, जय भीम एंड माय कॉलेज फ्रेंड, जय भीम टू ऑल। तो आज मैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपना मतलब ये एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे, काफी पैसा था इनके पास, मतलब जिससे आप आसानी से जिंदगी व्यतीत कर सकते थे।
लेकिन इन्होंने जो लोअर क्लास के मतलब जो कम पैसे वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ मतलब उनकी तरफ उन जो उनको प्रताड़ित करते थे उनको उनके खिलाफ आवाज उठाई थी इन्होंने। और ये एक मतलब अश्वेत हमने विदेशों में देखा कि 2 प्रकार के क्रिटिसाइज किया गया उन्हें, मतलब जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम उधर वहाँ कलर एक बेस पे क्रिटिसाइज किया गया है कि कुछ जो अपने चेहरे से या फिर अपनी बॉडी से थोड़े गोरे होते हैं उन्हें श्वेत की कैटेगरी में रखा गया है, और जो काले होते हैं धब्बे होते हैं उनके उन्हें रखा गया है अश्वेत की कैटेगरी में। तो जितने भी अच्छी चीजें हैं वो सारी श्वेत लोगों के पास हैं। मतलब जितनी उस समय की बात कर रहे हैं हम जब नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था या फिर उससे पहले क्या था उस देश में। तो नेल्सन मंडेला जी 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के मवेजो शहर में हुए थे, जो कि साउथ अफ्रीका का अच्छा खासा शहर है एक। जो इनके पिताजी का नाम गाडला हेनरी एम फिनिक्सवा था, जो कि जैसे कहते हैं कि हमारे पंजाब साइड या फिर अभी भी कहीं गांव में सरपंच पाए जाते हैं, तो उसी तरह से इनके पिताजी थे, जो अब वहाँ के एक मतलब उनके जितने भी गांव में उनका गांव था, ऐसे शहर रहते जो उनका गांव था वहाँ वो लोग उनके पिताजी को बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे। इसके कारण उनके पास पैसा ठीक था। और नेल्सन मंडेला जी अपने मतलब इनके 11 सिबलिंग थे जिनमें ये भी इंक्लूड है। इनपे मतलब इनके पिताजी और माताजी के पास 11 बच्चे थे, और नेल्सन मंडेला जी एक अकेले उन सिबलिंग्स में से अकेले थे जो स्कूल गए थे। और अपने मतलब अब इनके पिताजी और माताजी और काफी इनके पूर्वज कोई भी स्कूल नहीं गया था। ये पहले थे जो विद्यालय गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ अर्ली एज में मतलब लगभग 10 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो चुका था, जिससे कि काफी इन्हें प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि इनके पास अब इनकी माँ थी जो इनकी देखभाल कर सकती थी बस। और आप जानते हैं कि आजकल मतलब उस समय में औरतें क्या कर सकती थी, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती थी। और उनके ऊपर अश्वेत का एक धब्बा था कि हम अश्वेत हैं, तो इससे काफी उनमें भी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उस देश में अश्वेत लोगों के लिए अलग बस स्टॉप हुआ करता था, बस में अलग जगह हुआ करती थी, ठीक है। जब कोई श्वेत है वो उससे बात नहीं कर सकता। ये काफी चीजें थी जो कि उनके जन्म से पहले भी थी और वो चली आ रही थी जब तक। तो जैसे जैसे इन्होंने अपने कॉलेज मतलब अपनी प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने एक क्लर्क बेरी मिशनरी स्कूल से की थी, जो कि काफी अच्छा स्कूल है। और फिर इसके बाद इन्होंने मतलब 10th हाई स्कूल के बाद इन्होंने हेड टाउन कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ से इन्होंने इंटरमीडिएट पास की। उसके बाद ये लॉयर बनना चाहते थे, तो इन्होंने डिग्री ली और ये लॉयर बने। लेकिन अपने उस कॉलेज में ये जो इनसे छोटे थे उम्र में, मतलब अपने छोटे को सबको जोड़कर या फिर अपनी कम्युनिटी के जोड़कर लोगों से मतलब श्वेत लोगों के सामने विद्रोह क्या करते थे, मतलब उनके सामने विद्रोह क्या करते जो मतलब पॉलिटिकल लीडर थे उस समय, कि हमें भी वो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए जो इन लोगों के पास है। तो इस वजह से ये जब बात इनके कॉलेज में मतलब फैली, तो कॉलेज वालों ने इन्हें इनके कॉलेज से निकाल दिया, मतलब और जबकि इनकी डिग्री पूरी नहीं हुई थी, जिससे कि इन्हें काफी मतलब महसूस हुआ कि ये है, जिससे कि इन्हें मतलब कि हारे नहीं, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आज क्या है कि आजकल आ जाता चलो यार मेरे से नहीं होगा ये, लेकिन अब उस समय में ये हारे नहीं, इन्होंने और हिम्मत की कि अब तो मुझे करना ही है। तो ये इसके लिए कुछ दिन इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन सन 64 के समथिंग 1964 के समथिंग इनको मतलब ये कई बार इस मतलब विद्रोह के कारण जेल गए थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब 1964 में इन्हें जेल में बंद कर दिया और उसी के कुछ 2 साल बाद इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी, जिससे कि वहां के पॉलिटिकल लीडर ये समझ रहे थे कि अब ये जो है जेल में सड़ के मर जाएगा। जिससे कि फिर क्या हुआ 1990 में एक प्रेसिडेंट हुए साउथ अफ्रीका के क्लर्क FW क्लार्क, जिन्होंने
ओके सर। सर जिन्होंने इन्हें रिहा कराया, तो मतलब वहां से जो उन्होंने उस समय उन लोगों को रिहा कराया था जिन पे कोई मर्डर का केस नहीं था, उनको रिहा करा दिया था, जिससे कि इन्हें काफी हेल्प मिली। और जेल से निकलने के बाद सबसे पहला देश इंडिया था जहां जो इन्होंने देखना चाहा। और इन्हीं के इस परिश्रम के कारण भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें 1990 में सम्मानित किया था। और ये दूसरे विदेशी थे जिन्होंने भारत ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया था। इससे पहले 1980 के समथिंग मदर टेरेसा जी को सम्मानित किया गया था। फिर कुछ साल में इन्होंने साउथ अफ्रीकन कम्युनिटीज पार्टी ज्वाइन की साउथ अफ्रीका में, जिसपे ये 1994 में प्रेसिडेंट चुने गए, 11th प्रेसिडेंट। और ये पहले प्रेसिडेंट, मतलब अश्वेत लोगों में पहले प्रेसिडेंट थे। इस अपॉर्चुनिटी से इन्हें काफी मदद मिली। इन्होंने काफी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मतलब लोगों के लिए काफी चीजें की, जिससे कि अब तक वो अब लेवल पे तो हैं उस देश के, मतलब ब्लैक, मतलब श्वेत और अश्वेत लोगों में एक लेवल पे तो है। और फिर इसी कारण 1993 में, मतलब इनके प्रेसिडेंट बनने से एक साल पहले इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जो वर्ल्ड लेवल का प्राइज है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे प्रेसिडेंट 1999 में प्रेसिडेंट पद छोड़ दिया, मतलब इनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद ये हर दिन, मतलब अब तो सब कुछ ठीक था इनके उसमें। और ये सबसे पहले वो आदमी थे जिन्होंने अमीर परिवार से गरीब परिवार की तरफ झांका, मतलब अब से लोअर क्लास के लोगों के लिए कुछ किया, चाहे वो अश्वेत हो या कुछ। फिर ऐसे ही 2007 के समथिंग इन्हें लंग्स पे इन्फेक्शन हो गए, मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, मतलब जिससे कि 5 दिसंबर 2013 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन इनका जो वो है, इन्हें महात्मा गांधी और साउथ अफ्रीका कहा जाता है, जिस कारण इनके इस ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू अंकित। अच्छा, अभी हमारे साथ अमन, अभी और कोई अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में बोलना चाहता है तो मुझे मैसेज कर सकता है, टेक्स्ट कर सकता है इसमें चैट में। तो अभी हमारे पास अमन कुमार हर्ष दुआएं दोबारा से। अगर अमन तुम कुछ बोलना चाहते हो बताइए, अगर हाँ या नहीं, अगर नो कोई दिक्कत। किसी का माइक ऑन है? कौन है? ओके, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, अच्छा। अभी हमने मोस्टली इतना कोशिश, किसी का माइक ऑन है क्या? कभी कोई बंद कर सकता है? अच्छा, ठीक है। तो मैं ये चाहता कि अगर आप में से कोई बोलना चाहता है, कुछ और बोलना चाहता है अपने, तो रख सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा यह है कि मैं आपसे फीडबैक चाहूंगा कि आप बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। जरूर हमारे साथ होगा तो अपना चैट बॉक्स क्या उसे किस टॉपिक पे बोलना है, नहीं बोलना है। कोई है जो बोलना चाहेगा? और shall we conclude this here? Dhruv, you want to speak about Gangadhar Patwade? Okay, I will pass on to Dhruv. So you have 2 to 3 minutes. Try to complete in short as soon as possible. So now Dhruv is going to speak about Gangadhar Patwade. Please start. Okay, sir. स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, वो पटवाड़े नहीं है, पांतावड़े है। पांतावड़े, ओके, सॉरी। साहित्य संसार में कुछ ऐसी प्रतिभाएं रही हैं जिनकी चमक से साहित्य प्रेमियों को प्रेरित करती रहती हैं। ऐसे एक मराठी दलित थे हमारे गंगाधर पांतावड़े, एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक सफल साहित्यकार के रूप में भी उभरे हैं। इन्होंने इनकी एक पत्रिका थी असमिता दर्श, इसके माध्यम से मराठी दलित साहित्यकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
इतिहास में जाएं तो 1967 में औरंगाबाद में एक मिलिंद कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों तथा अध्यापकों ने मिलकर मिलिंद छात्र परिषद की स्थापना की थी। उस समय डॉक्टर गंगाधर पानतावड़े, बामन निम्बलाकार, जाधव जी आदि ने असीमित दर्श की शुरुआत की थी। असीमता के प्रथम अंक जो 1968 में आया था, महाराष्ट्र में सांस्कृतिक संघर्ष और साहित्यिक समस्याओं पर चर्चा हुई थी। बाद में असीमित दर्श का रजिस्ट्रेशन कराकर पांतवने जी पत्रिका को सुचारू रूप से संपादन कर आगे बढ़ाया। कहना न हुआ कि अनेक मराठी दलित लेखकों जैसे नाट्यकारों तथा कवितों को पहचान दिलाई। और मेरे उनसे सॉरी सर, Is there a problem in connection, or are you will not able to connection? इंटरनेट शायद ठीक से नहीं चल रहा है। Okay. So, shall we continue, or you would like to speak later? I'm audible now. Yes, sure. You are audible. Would you like to continue? अच्छा, यस 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 यस। Okay, okay, continue. इनका जन्म 28 जून 1937 को नागपुर की पंचावाली बस्ती में हुआ था। इनके पिता विठोबा अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अंबेडकर के समतावादी आंदोलन से जुड़े थे। इनके सरनेम पांतवाड़े का मतलब है कि पानी गर्म करने वाला। इनका जीवन बहुत गरीबी में बीता था। जैसे तैसे करके शिक्षा पूरी की और महाविद्यालय में मराठी के साहित्य के प्राध्यापक के रूप में 19 जून 1962 में कार्य आरंभ किया था। 1981 में उन्होंने बाबा साहब की अम्बेडकरांची पत्रकारिता वर्ष की उम्र विषय पर पत्रकारिता विषय पर पीएचडी की उपाधि अर्जित की थी। इससे पहले करीब 9 वर्ष की उम्र में 1946 में बाबा साहब जब नागपुर आए थे, तो उन्हें देखकर वे अभिभूत हुए, बिना नहीं रहते। दूसरी बार जब बाबा साहब नागपुर आए तो उनसे मिलने पर बात करने का अवसर मिला। वे अध्ययन अध्यापक और संपादक के साथ लेखक और नाटक भी लिखते थे। मृत्युशाला उन्होंने एक नाटक लिखा था। हाल ही में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया है। गंगाधर पानतावड़े जी निश्चित एक प्रखर लेखक और उदार व्यक्ति थे। मेरी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी डेथ 2018 में हो गई थी। थैंक यू। Thank you, Dhruv, for your words and sharing us so much informative views on this personality. Now I would like to pass on to Aman Kumar Harsh, who is going to speak on Rosa Parks as a women empowerment. So, Aman Kumar Harsh, you can open your mic and you can continue. हाय, सबसे पहले तो अपने समाज में जन्मे महापुरुषों को एक बार याद करते हुए उन्हें श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, और मैं जो टॉपिक आज लिया हूँ वो महिला सशक्तिकरण के साथ ही साथ अमेरिका में जन्मे, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी। उनके नाम रोजा पार्क्स के नाम से उनको जाना जाता है। मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सर, आवाज क्लियर है? Yes, your voice is clear. रोजा पार्क्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हमें जानना भी जरूरी है कि हमारे महापुरुष परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए जो आर्टिकल लाए और रिजर्व बैंक के लिए जो आर्टिकल लाए, इन्होंने अपनी शिक्षा के आधार पे, जो कि वो अमेरिका रह चुके थे, तो बेसिकली वहां से लाए। ये तो लोगों को, जो हमारे एजुकेशन समाज है, उसको ऐसे लेता है जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर 2 आर्टिकल लिखे गए हैं, उसको भी माना जाता है कि अदर देशों से लिया गया है। लेकिन मैं जो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के नाम पे इनका नाम मैं जा रहा हूँ। इनकी ये स्टोरी है कि जब ये अमेरिका में यात्रा कर रही थी, तो अमेरिका में रंग भेद ऐसा था कि किसी बस में बैठने के लिए, जैसे जो व्हाइट और ब्लैक थे, तो जो व्हाइट वाले होते थे वो उनकी सीट रिजर्व हुआ करती थी, वो कहीं भी अपने बैठ सकते थे। बट जो ब्लैक वाले थे, इनका ये था कि आप पीछे ही बैठेंगे, और अगर व्हाइट वाले आ रहे हैं तो आपको सीट छोड़ना पड़ेगा। ऐसा वहाँ का नियम बना हुआ था। तो एक बार ऐसे ही रोजा पार्क्स जी बैठी थी, तो और व्हाइट वाले आ रहे हैं तो उनको हटा दिए।
तो सबसे पहले उन्होंने 1950 में आंदोलन किया और इसके खिलाफ एक आंदोलन जागृत करके महिलाओं को लेके पूरे अमेरिका में आंदोलन बनाया और इसके तहत मार्टिन लूथर जूनियर्स ने इनको इनकी बातों पे और इनके जो आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए पूरे अमेरिका में एक अलग से कानून पारित किया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि 1950 की घटना अमेरिका में एक महिला इसको जागृत कर रही है, लेकिन इससे पहले भी हमारे समाज के लोग हमारे भारत में भी ऐसे बड़े-बड़े काम कर चुके हैं। जैसे ज्योतिबा फुले जी की पत्नी सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा की पहल की जो कि 17वीं सेंचुरी में इतना अच्छा काम की थी। 19वीं सेंचुरी इतना अच्छा काम की थी। हमारे देश में लड़कियों को जो कि एक साइकिल चलाने को कि हम लोग एक महिला सशक्तिकरण का दर्जा दे देते हैं। हमारे यहाँ भी होता है कि जो हम लोग का एजुकेशन समाज है, हम लोग कॉलेज लाइफ या स्टूडेंट लाइफ में जो बॉयज होते हैं, कोई मतलब लड़की अगर कोई जॉब कर रही तो उसको हम लोग एक कहते हैं कि मतलब एक बहुत तेज लड़की, चालाक लड़की, इस जैसे भाषा शैली का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें भी समझना होगा कि हमें अगर किसी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या तो ये सोशलिज्म के जरिए हो या फिर होम स्टेबल हो या फिर घरेलू पहल की बात करें या पॉलिटिकल बात करें, हमें फर्स्टली होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दें। क्योंकि हम देखते हैं किसी सोशल इंथोलॉजी में किसी भी जब उसकी चर्चा करते हैं तो हम ज्योतिबा राव फुले जी की भी उदाहरण देखते हैं, अमेरिका में रोसा पार्क्स का भी एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसी क्रांतिकारियां हैं हमारे समाज की जिन्होंने कि आंदोलन को आगे बढ़ाया। मैं इस के माध्यम से बस यही बताना चाहता था। एक बार आप सभी को फिर जय भीम, नमो बुद्धाय। Okay, thank you, Aman Kumar Harsh, for speaking so much about the Rosa Parks. So next, I would like to call Ankur Singh, who is going to speak about Jyotiba Phule. Ankur, am I audible to you? If I am audible to you, you can start now. Hello, am I audible to everyone? You are audible. Okay. First of all, I would like to thanks and congratulate every team members of Jagrati Club to organize such a wonderful webinar on such a great personalities. So today I would like to share some views on Indian great personalities. Jyoti Rao Phule, whose full name is Jyoti Rao Govindarao Phule. Actually, we all know his wife name, actually Savitribai Phule, but we did not recognize him as an Indian leader who fight for the discrimination and for the movements of education. So let me start with the birth. As we can see, Jyotiba Rao Govindarao Phule was born on 11 April 1827 in Maharashtra, and he was an Indian socialist, activist, thinker, anti-caste, social reformer, and a writer. His work extended to many fields, including addiction of untouchability and the caste system and the women education. He is mostly known for his efforts in education system for women and lower caste peoples. He and his wife, popularly known as Savitribai Phule, were pioneers of women education in India. Phule started his school for girls in 1848 in Pune at Tatya Sahib Bhide's residence at Bhilwada. On 24 September 1873, he, along with his followers, formed a Satyos Samaj that would like to call as a society of truth seeker to attain equal rights to people from lower caste. People from all religions and castes could become a part of this association, which worked for the upliftment of the oppressed class. Phule is regarded as the important figure in the social reform movement Maharashtra. So that's why actually I'm not prepared as well, but it's okay. I would like to take part in the next webinar. So thank you for my side. Thank you. Thank you, Ankur, for speaking on Jyotirao Phule. Now, अभी हम इतना कर लिया है, so I would like to say that thank you everyone for speaking from and one on another personality and sharing your views about them, your information about them. It's a very humble to say that I'm very prosperous to all of you that हम सब ये कर सके organize इतने छोटे time में. तो अब हम इस सोचते हैं, I would like to pass to Mahin sir
who will speak on Caesar Shazwar. Mahin sir. Hello. Shubhma, is my voice audible? Yes, you are audible, sir. Okay. सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय. So first of all, I would like to say, first of all, congratulate you again that in such a short period of time we all have gathered here and made this webinar a very purposeful agreement. So let's come back to the webinar topic. Series Shivas. I think that's a very new name for me as well because ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं पढ़ा होता है और खास करके इंडिया से बाहर के जो लोग होते हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ पाते हैं. तो ये जो सिजार शेरेज नाम के जो व्यक्ति हैं, I think he was a very controversial figure. But apart from being involved in controversy, the main purpose of this man was to make the laborers, united, and he always worked for their development. What happened in after the Second World War, कि जब Second World War हुआ तो उसके बाद में जो अमेरिका था तो वो काफी तेजी से प्रगति कर रहा था. It was developing at a very rapid pace. So what was happening that the rights of the workers, they were denied and they were not paid as much as they should be. और यही हाल अगर हम देखें तो इस समय कुछ इंडिया में भी है. इंडिया काफी अच्छी प्रगति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे मजदूर हैं आज भी उन लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं. ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे भारत के लिए कि इतने, जिसे हम कहते हैं कि दुनिया की 7वीं इकोनॉमी है, बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर लोगों को रोजगार तो छोड़िए, जिनको पास रोजगार है उनको पूरी तरीके से रुपए नहीं मिल पाते हैं. तो ये जो सिराज शिवेज हैं, आई थिंक इनके बारे में पढ़ना इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. So Cesar Chavez was a person who worked for the rights of the laborers in America. He was basically a Mexican person, but his nationality was American. And he co-founded the NFWA, which is the National Farm Workers Association. And he always had this tendency of being the part of the leftist politics. And apart from that, he started actually working in 1959 in the community service organization, which he later resigned from. And in 1962, he co-founded NFWA with the laborers in America. Now, apart from working in this organization, what he meant to work for, he ensured the insurance scheme for the laborers, and he also worked for the credit union among the workers and the laborers. He also worked for the newspaper distribution among the workers, because you can see that these basic facilities which are to be given to every individual who works in a company or in a farm are also being denied, not just in India but across the whole world. So Siraj Chavez worked for that the basic facilities like insurance and newspapers and the credit facility should be given to all the laborers out there. Apart from that, his philosophy was actually inspired by Mahatma Gandhi, one of the opponent of Dr. Ambedkar. But we should not think about the opponents here. We should think about that what made him relevant today. So the thing that made him relevant today is about the labor's condition in India. Like today we are having the coronavirus pandemic, and recently we have heard that the labor laws are going to be annihilated in India. तो हम देख सकते हैं कि अब जो बहुत सदियों के बाद हमारे पास जो लेबर लॉज बनकर उभर कर आ पाए थे भारत में, आज वो लेबर लॉज भी खतरे में है, सिर्फ किसके नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर। ये जो डेवलपमेंट है, अगर आप देखें 9th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स की बुक है एनसीईआरटी की, अगर आप उसे पढ़ें तो उसका जो पहला चैप्टर है, 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, और उसमें ये कहा गया है कि व्हाट डेवलपमेंट इज फॉर वन मे और मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे आल्सो बी द डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। यानी कि जो हमारे लिए डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और यही हाल हमारा अभी कुछ लेबर्स के लिए है, जो इतने सदियों बाद हमारे लेबर लॉज बनकर आ पाए थे, वो आज सिर्फ इसलिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी सुधारनी है।
तो सिराज शिवेस के बारे में तो मैं बस यही बताना चाहूँगा कि वो महात्मा गांधी के थोड़े फॉलो थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बात मनवाने का उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया था, जिससे कि वायलेंस भी ना हो और जो उनकी बातें हैं, जो उनकी रूल्स और रेगुलेशंस वो बनवाना चाहते हैं लेबर्स के लिए, वो भी उन्होंने पूरे तरीके से मनवाए थे। इसके अलावा जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो अमेरिकन मूवमेंट में बहुत आगे बढ़कर गईं और पूरे 1959, 60s, 70s, 80s लगभग 30-40 साल उन्होंने इसी फील्ड में काम किया, लेबर लॉज़ के लिए काम किया था। और उन्होंने रॉबर्ट एफ कैनेडी जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके लिए उन्होंने कैंपेनिंग भी की थी। और इसके अलावा बाद में वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी गए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिद्धार्थ शिवेस, बट at the end I would say that he is still relevant for his immense work in the labor field, and we should really read about him, that how he worked for the development of the America without compromising the economic facilities provided to the laborers. आज के भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लेबर के कॉस्ट पे हो रहा है, लेबर के साथ बहुत ही ज्यादती की जाती है, उसके कॉस्ट पे हो रहा है, जो कि हमें नहीं होने देना है। क्योंकि बाबा साहेब ने भी इसी फील्ड में बहुत काम किया था, लेबर लॉज बनाए थे, आज वो एनाइलेट कर दिए गए हैं। तो हमें सिद्धार्थ शिवेस को भी पढ़ना है, हमें बाबा साहेब को भी पढ़ना है, और जो लेबर लॉज हैं उनको भी दोबारा स्थापित करना है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच सर। अगर आप आखिरी में हम ये चाहेंगे कि अभी तो हम पे इतने मेंबर्स जितना हमने आज डिस्कस करा, थोड़ा स्टार्टिंग थी, अच्छी स्टार्टिंग लगी। मैं समझता हूँ कि आप सभी साथियों को भी अटेंड करके अच्छा लगा होगा। आप कुछ विचार आपके होंगे, कुछ विचार दूसरों के होंगे जो आपने नए सीखे होंगे। अभी यही है कि हम आगे हमारा ये मेन एम है कि हम खुद पढ़ सकें और आगे और लोगों को पढ़ा सकें। किस तरीके से हम अगर हम कोशिश करते हैं, अगला टॉपिक रखें, कैसे दलित लिटरेचर का जो है इंडिया में, जो लोग एक तरीके से लॉस्ट हो चुकी है, उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। दलित लिटरेचर कितने राइटर्स हैं, पोएट्स हैं जो बिल्कुल तरह से गायब कर दी गए हैं। इनकी किताबें आपको देखने से मार्केट में नहीं मिलती है। मेन स्ट्रीम अगर हम बात करें, अगर मेन स्ट्रीम जो है मार्केट जहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, वहां भी आपको अच्छे से दलित राइटर नहीं मिलते हैं, उनकी प्रेजेंस नहीं होती यहाँ पर। उसका कारण यही है कि किस तरीके से सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि एक तरह से कहा जाता है कास्टिज्म का एंड हो रहा है, तो इसका एंड, कास्टिज्म का एंड यही नहीं है कि आप सामने बैठने वाले को अपना रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, वही कास्टिज्म नहीं है। कास्टिज्म वहां भी है जब आप उसके लिखे हुए लेख को या उसके लिखी हुई किताबों को नहीं पढ़ते हैं और एक तरीके से गायब कर देते हैं, उसके इतिहास को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो भी एक तरह का कास्टिज्म है। तो अभी हम इसी के साथ इस आज के वेबिनार को समापन करेंगे। सभी का धन्यवाद इसमें अटेंड करने के लिए। यस रिकेश, there's something you want to speak about? ये फर्स्ट सेशन था कि इसके बाद सेकंड सेशन भी होने वाला है? ये कंटिन्यू था। ऐसा हो कि हमें पहले हम पे ये पेड वर्जन ही फ्री वर्जन था जूम का, तो हम पे 40 मिनट्स की लिमिट थी, लेकिन अब हमारी लिमिट नहीं है, तो अब हमारे एक ही सेशन में हम कंक्लूड कर रहे हैं सबको। अच्छा, हाँ, 2 सेशन फ्री रहते हैं, ओके। मतलब फर्स्ट 2 जो है जूम में फ्री रहते हैं, उसके बाद 40 मिनट्स की लिमिट लग जाती है। ओके। Is there something you want to speak about? Anything else? Oh yeah. मैंने जो पॉइंट मिस कर दिए थे बोल सकता हूँ ना? Yes, you can speak. हाँ, कि एग्जैक्टली क्या है वो। जब हम कास्ट की बात कर रहे थे तो कास्ट का ऑपरेशन कैसा है, मैं जो पॉइंट भूल गया वो मैं बता रहा हूँ। 2 पॉइंट्स मैं भूल गया था कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत लो फील करते हैं जब हमारे साथ ऐसा कोई घटना घटती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की और किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की, जिसके हम विद्यार्थी जीवन में समझ भी नहीं पाते कि किस प्रकार हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है। तो ऐसे समय हम सोचते हैं कि हमारी गलती है, मतलब विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हैं, ना कि जो है ऑपरेसर है या जो इस कार्य को कर रहा है हमें प्रताड़ित करने का, हमें ह्यूमिलेट करने का। तो जब भी हम विक्टिम की बात करते हैं, ये स्टोरीज क्यों होती है कि हम जान सके कि हमारे एक्सपीरियंस तो सेम है,
लेकिन एट सर्टन लेवल्स जो है हमारे कुछ घटनाक्रम या वाक्य connection problem is there, I think. कि आप समझे और कैसा जो है खास एक्सपीरियंस उनका रहा, है ना? क्योंकि हम देखते हैं कि ओवरऑल देखेंगे कि जो है बहुत से लोगों ने बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, स्टोरीज लिखी अपनी बनावटी। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जो रियलिटी शोज है, वहां पर 2-4 मिनट आके कोई भी अपनी व्यथा सुनाता है और फिर उनको जो है इंडिया इज गॉट टैलेंट वगैरह बोल दो, तो वो एक सिंपैथी गेनिंग के लिए रहता है। लेकिन ये हमारा सिंपैथी गेनिंग के लिए बिल्कुल नहीं रहता है कि अ, हमारी ये इंडिविजुअल की व्यथा नहीं है, ये जो है हमारी होल कम्युनिटी की बात है। और जब कम्युनिटी की बात आती है तो बहुत से प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है और क्या मेथड्स है इससे बाहर निकलने के लिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है राइटर्स है, खास की जो निग्लेक्टेड राइटर्स है मेन स्ट्रीम मीडिया से, उनको पढ़ना चाहिए उनको समझना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये था मेरा कि जिस प्रकार से अभी मैंने दूसरे भाइयों को और दूसरे साथियों को सुना, काफ़ी अच्छा लगा कि जैसा रेस की बात की, कास्ट और रेस की, तो अभी यूएसए में और यूके में और कनाडा में जितने भी हमारे लोग हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, पहुँचे हैं वहाँ, उन्होंने अपने फोरम्स तैयार किए हैं कि कैसे कास्ट रेस सॉलिडरिटी बनाए रखें। तो उस पर भी वो काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बहुत से लेखकों के बारे में नहीं सुना था, मतलब सुना था नाम, उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो आज जानकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा ये वेबिनार आप लोगों ने मतलब तैयार किया, ये क्लब तैयार किया और वेबिनार रखा। आप सभी का थैंक यू और जय भीम साथियों, बस थैंक यू। जय भीम। ओके, डन। मोहित सिंह कुशवाहा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लेट आए तो पूछना। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। हाँ, एक्चुअली मेरे फोन में प्रॉब्लम थी तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी तब से। अभी ज्वाइन किया हूँ थोड़ा, तब लास्ट बस अभी मतलब क्या बोलूं मैं, थोड़ा अगर difficult, आप कुछ और तो मिनट बोलना बाकी चाहें अच्छा वेबिनार रहा। के लिए, बाकी हम लास्ट स्टेज में ही हैं। जी आप बोलिए। थैंक यू सभी को। अब यही हम चाहते हैं कि जो भी क्लब के साथी हैं उनके लिए मेरा एक स्पेशल मैसेज है। इस तरह के वेबिनार हम अगर भविष्य में और कर सकें तो हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि हमें नए नए टॉपिक भी आगे मिल सके। नए नए टॉपिक क्या बोलना चाहिए हमें, क्या नए नए वेबिनार कंडक्ट कराने चाहिए, क्या क्या हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। अगर हम अगला हमारा वो है मेन, तो 2 एम है मेरे सामने जो मुझे दिख रहे हैं, जिनके लिए मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगा। पहला ये है कि हम दलित राइटर्स और दलित लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक वेबिनार उस पर रखेंगे और उसके थर्ड वेबिनार का हम ये सोच रहे हैं किस तरह से एजुकेशनल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में सुधार के लिए किस तरीके का हम कर सकते हैं। तो आप उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, जो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे कहीं भी बता सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम यही चाहेंगे कि आप क्लब में जो जो हैं, क्लब को बढ़ावा जो जिस तरीके से हम जिस स्तर पे बढ़ सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। एक प्रयास हमारा शुरू करा गया है जो साथी विजय कुमार द्वारा शुरू करा गया था अपने जिले में। वो भी एक अच्छा इवेंट है कि वहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका बड़ा प्रेरणादायक है। उस तरीके से अलग अलग इवेंट हमारे चल रहे हैं। मोहित सिंह कुशवाहा जी ने हमारा कल करा था एक इवेंट हमारे क्लब की तरफ से। वहाँ पर यूपी एमपी बॉर्डर पे जो भी श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनको खाना बांटने का काम करा था मोहित सर और आलोक सर ने। उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि क्लब और तरीके से किस तरीके से बढ़ सकता है। आप साथियों का साथ चाहिए और किस तरीके से सजेशन आप दे सकते हैं, क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं, तो हमें जरूर बताएं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। धर्मेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Okay. Okay. Now I would like to ask आलोक सर। आलोक सर, आप कुछ अपने विचार शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि आपको कैसा लगा आज का वेबिनार? हेलो। हाँ जी, कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है?
हाँ जी, हाँ जी। जय भीम साथियों। थोड़ा सा लेट हुआ मुझे आने में, बाकी मुझे मुख्यतः तो ये वेबिनार हुआ, इसका प्लानिंग काफी अच्छी लगी शुभमा की तरफ से। और मुझे एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप सबसे बात करनी जिसके बारे में मतलब सब लोग बहुत कम सोचते हैं और जिसके पहलू मतलब जिसकी तरफ सबको सोचना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से जो एक बेसिक में ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एक हमें सामाजिक तौर पे हमारे पिछड़े रहने का या पिछड़े होने का एक मुख्यतः वजह, मतलब एक मुख्य वजह की एक सब वजह यह है कि हम लोग कभी भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए अदर वेज नहीं चूज कर रहे हैं। मतलब हमें अपने एज ए स्टूडेंट हमें ये चूज करना चाहिए कि हम कैसे, नॉट रिगार्डिंग टू अ जॉब, है ना, मतलब सिर्फ आपको जॉब की फोकस नहीं, आपको कैसे इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होंगे, और जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तब आप अपने समाज को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएंगे। मेरा कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमेशा हमेशा ये कोशिश करें कि कैसे आप अपने लिए एक इनकम जनरेट कर पाए जिससे आप खुद का खर्चा प्लस आप अपने समाज के कल्याण के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर पाए। जबकि बाबा साहब ने अगर ये कहा कि आप अपने कुछ कमाई का हिस्सा कुछ अपने कल्याण के लगाएंगे, जब तक आपकी कोई कमाई नहीं है तो आप कल्याण के लिए क्या पैसा लगाएंगे। और बात पैसे की इसलिए है कि जब तक ये इकोनॉमिक फैक्टर हमें सपोर्ट नहीं करेगा ना, तब तक हमारे पिछड़े रहने की कई सारी वजह और भी बनी रहेंगी। इसलिए मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट, एज अ जो भी बच्चा जो भी कर रहा है उसमें हमेशा एक अपना इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश करना चाहिए। आज जब कोरोना का भी प्रभाव चल रहा है देश पर और दुनिया पर, ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाना, ये भी एक फोकस होना चाहिए। मतलब बाकी सब चीजें करना भी जरूरी है पर ये भी करना जरूरी है। आप जब तक ये नहीं करेंगे मेरे हिसाब से अपना उत्थान होना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सारे जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के साथी हैं, दोस्त हैं और भी जन है बहुजन है, सब सब मतलब जॉब फोकस्ड है। वो वाली बात अच्छी है, उससे जन कल्याण होगा। पर आप जॉब फोकस्ड रहें पर इसके अलावा भी अदर सोर्सेस से इनकम या अदर सोर्सेस से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाने की बिल्कुल कोशिश करते रहें। ये मत सोचिए कि सिर्फ जॉब पालूंगा जन कल्याण उत्थान, जब तक आपका उत्थान नहीं होगा तो क्या समाज का उत्थान होगा, है ना। इस बात को समझें और कोशिश करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इतने सारे, कई सारी चीजें। अगला वेबिनार या कभी कोई वेबिनार इस चीज पर भी रखा जाएगा कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपना इकोनॉमिक, हेलो हाँ सर, आ रही आवाज। हाँ, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ा पाए, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सब हम कर रहे हैं वो तो बहुत ही जरूरी है, वो करते रहे, पर एक ये एस्पेक्ट ऐसा है कि जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और शुभमा ने सबको बुलाया, है ना। और आप लोग क्लब की प्रोसीडिंग्स को भी, क्लब को क्लब की तरह ही रखा जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, पर क्लब को एक नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए, और इसमें कोई भी ये नहीं है पर्पस कि हमें मतलब सोशल अटेंशन चाहिए, सोशल मीडिया अटेंशन चाहिए और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं। हमें मोटिव ये होना चाहिए कि कैसे हम अपने मोटिव को और नेक्स्ट लेवल कैसे ले जा पाए। हमें एजुकेशन, अब हम अपने कॉलेज के क्षेत्र में पढ़ाने की बच्चे को कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे आप अपने क्षेत्र में भी एजुकेशन को प्रमोट करें या और दूसरे चीजों को प्रमोट करें, इसके लिए भी हमें क्लब में मतलब ऐड करना पड़ेगा। मतलब आप तरीके बता सकते हैं कि क्या क्लब में और करना चाहिए या क्लब को और कैसे प्लेटफॉर्म जनरेट करने चाहिए जिससे हम लोगों को थोड़ा सशक्त बना पाए, है ना। तो दैट्स ऑल शुभमा, है ना। और नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होती है सबसे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय भीम सर। ओके, जय भीम। अभी हम इस सभी को धन्यवाद आज के वेबिनार में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो आज के हम वेबिनार यहीं कंक्लूड करते हैं। तो अगर कोई आपको क्वेरीज हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो आप मुझे ईमेल या हमारे क्लब के किसी भी अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे आप शेयर कर सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया मैनेजर होगा वो जरूर हम तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएगा। हम उसको कोशिश करेंगे कि वो चीज कर पाए हम जल्दी से जल्दी।
So thank you everyone. Now I will leave to this. Okay. Jai Bhim everyone. Okay. जय भीम जय भीम। जय भीम to everyone. Now we are Jai ending. Bhim. जय भीम।